हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला रेलिवेंट आर्टिकल ये है कि B20 समिट हो रहा है, जो कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII जो है करा रही है G20 के एक महीने पहले। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस करते हुए बताया कि हमें ऐसे ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एथिकल यूजेज के ऊपर प्रोविजंस बनाया जाए, क्योंकि ऐसे कई सारे एल्गोरिथमिक बायस कंसर्न्स रेज किए गए हैं जिसका सोसाइटी पर डिसरप्टिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को कि एआई का सोसाइटी पे इम्पैक्ट भी हो सकता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन सोसाइटी। ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है इंडियन सोसाइटी के ऊपर, जो GS1 का पार्ट है। उसके अलावा एथिकल कंसर्न्स क्या है उसका, ये एथिक्स में भी सवाल बन सकता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने हिसाब से पॉइंट्स बनाने हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी रेज किया कि हमें सिमिलर इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने पड़ेंगे टू डील विद इश्यूज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी संबंधित इशू के लिए भी हमें ऐसे इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाने की जरूरत है। तो क्रिप्टो करेंसी का भी क्या है, कंसर्न्स हो सकता है, एथिकल कंसर्न्स क्रिप्टो करेंसी का, वो खासकर आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर एक अपडेट है जस्ट स्पोर्ट्स फील्ड से। ऐसे क्वेश्चन स्पोर्ट्स का आजकल जनरली यूपीएससी पूछता नहीं है, बट फिर भी बीच में एक आध क्वेश्चन आ गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। एक बार यूपीएससी 2021 में ओलंपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया था, उसके मोटो के ऊपर सवाल पूछ दिया था। तो वैसे ही आपको वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा जो वर्ल्ड चैंपियन बन गए एथलेटिक्स में, वो तो है ही, पर इंडिया ने भी एशियन रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इंडियन एथलीट्स रनर हैं 4x400 रेस में, तो एशियन रिकॉर्ड ब्रेक किया उन्होंने, तो ये बड़ा अचीवमेंट है। और यूएस के बाद जो सेकंड आए थे ये हीट में, जिस हीट में इंडिया रन किया था, और इंडिया क्वालिफाई करके इसके फाइनल के लिए। इसका मतलब इसमें इंडिया फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है इस फाइनल में, तो इंडिया को मेडल मिलेगा, तो इंडिया के लिए अपना बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए ये जानकारी रिलेवेंट था। अब ब्रिक्स का जब मीटिंग हुआ, उसके बाद ब्रिक्स ने मिलकर डिक्लेयर किया कि इंडिया यूएनएससी एस्पिरेशन इंडिया का लेजिटिमेट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है ब्रिक्स इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी। फिर सेकंड, यूक्रेन वार को उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की तरह माना, क्योंकि सीधा सा बात है, रशिया भी उसका पार्ट है। अगर वार की तरह बोल देगा तो रशिया बैड इमेज में दिखेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट की तरह दिखा रहा है। अफगानिस्तान को डिक्लेरेशन में मेंशन नहीं किया गया। फिर पेज नंबर 6 में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि बैटर्ड बाय रेन्स एंड लैंडस्लाइड्स, शिमला इज ऑन स्लिपरी स्लोप। देखिए शिमला का डिटोरेशन कैसे हो रहा है उसके ऊपर जानकारी आर्टिकल दिया है विद सम डेटास। शिमला का एक्चुअल बनाया गया था उसको 25,000 आबादी के लिए। जब गुरखा वार हुआ था 1814 में, उसके बाद उसको बनाया गया था ताकि ट्रुप रेस्ट कर सके। और कूल क्लाइमेट और पिक्चरिस्टिक उसका जगह होने के कारण उसको समर रिजॉर्ट की तरह मान लिया गया ब्रिटिशर द्वारा। फिर वो 1865 से लेकर 1939 तक ब्रिटिश का समर कैपिटल था। तब उसके दौरान शिमला का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। फिर आप देखिए, अगर डेटा को ध्यान से देखें तो 1947 में शिमला में 15 वार्ड्स थे, म्युनिसिपल वार्ड्स। अब जाके बढ़ के वो 34 वार्ड्स हो गए, माने ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ा है। पॉपुलेशन के नंबर में देखो आप, 1971 में शिमला का पॉपुलेशन 55,000 था, 2023 में पॉपुलेशन लगभग 2,30,000 है। मतलब सोचिए, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन से 10 गुना के लगभग हम लोग पहुंच गए। तो कैसे कोई सिटी सस्टेन कर पाएगा, सिंपल सा बात है। फिर रजिस्टर्ड व्हीकल शिमला में 2005 में 31,000 थे, अभी 2023 में 80,000 व्हीकल रजिस्टर्ड शिमला में। बाहर से तो आ रहे जा रहे वो अलग है, तो टूरिस्ट व्हीकल ही बहुत सारे हैं, पर रजिस्टर्ड शिमला में इतने सारे हैं, जस्ट इमेजिन। इस तरह से शिमला पूरा वीक हो गया है, और ये अर्बन प्लानिंग और एक तरह से टूरिज्म का मिला के फेलियर है, समझ लीजिए। फिर वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल्डिंग बाइलॉज, रेगुलराइजेशन ऑफ वायलेशन, मैंने वायलेशन आम बात हो गई थी, कटिंग ऑफ स्लोप्स एट 90 डिग्रीज एंड लैक ऑफ साइंटिफिक स्टडीज ऑफ साइट्स कंस्ट्रक्शन इज प्लान्ड। ये चार मेन कारण रहे शिमला में इस तरह के चैलेंजेस आने का, कि लैंडस्लाइड्स वगैरह से काफी प्रभाव पड़ने लगा है। शिमला कहीं ना कहीं वीक हो गया है फाउंडेशनल लेवल पे। तो ये आर्टिकल आपको इसलिए नहीं समझना है, शिमला के बारे में डायरेक्ट सवाल आएगा, आपको इसलिए समझना है हिली टेरेन में क्या चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ का क्या मतलब होता है, कि वहाँ पे अगर बाई लॉस फॉलो नहीं किया गया, वीक इम्प्लीमेंटेशन हुआ बिल्डिंग लॉस का, अगर स्लोप को 90 डिग्रीज पे कट किया गया, अगर साइंटिफिक स्टडी नहीं किया गया, तो सब चैलेंज आ सकते हैं। ये आपके ऊपर मेंस में काम आ सकता है आपके फर्स्ट। सेकंड, अर्बन प्लानिंग में शिमला क्योंकि अर्बन सिटी भी है, अर्बन प्लानिंग में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशली हिली टेरेन में, कि एक सिटी जो कि जितना प्लान्ड है उससे अगर हेवी कैपेसिटी पहुंच जाता है, तो हाउ शुड यू मैनेज थिंग्स। उसके लिए आपको इससे इंसाइट मिलता है। फिर एक्सप्लेन पेज है, एक्सप्लेन पेज में देखिए डेंगू वैक्सीन का बात चल रहा है, जो कि अंडर डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर। उसके ऊपर स्टेटस रिपोर्ट शेयर किया गया है, चाहो तो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, बट ये हाईलाइटेड पार्ट एटलीस्ट पढ़ लोगे तो कंटेक्स्ट मिल जाएगा आपको। इंडिया के अंदर डेंगू जो है पहले 8 स्टेट में था, अब ऑल स्टेट्स में हो गया। लद्दाख में लास्ट 2 केस इन्फेक्शन मिले लास्ट ईयर, ठीक है ना? 36 डेथ उसमें देखा गया। कुल मिला के इंडिया में 31 सारे डेंगू केसेस मिले, जिसमें 36 लोग मर गए थे। डेंगू के जो 4 सीरोटाइप्स है और स्ट्रेन्स है वायरस के, उनको एड्रेस करने के लिए वैक्सीन डेवलप करने का प्लानिंग चल रहा है। नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो डेंगू के रिस्क पे रहते हैं, तो डेंगू भी तो वायरल ही है। फोर फोर सेरोटाइप्स डेंगू का कौन कौन सा? डेन डेन V1, डेन V2, डेन V3, डेन V4, ये आपको पता होना चाहिए। डेंगू वायरस को डेन V बोला जाता है। दिस शुड बी योर अवेयरनेस, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स का बन सकता है। तो अगर ये पूरा पढ़ोगे तो साइंस एंड टेक के हिसाब से एक रेलिवेंट प्रीलिम्स का स्टेटमेंट बन सकता है इनमें से, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे।
वैसे इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा एक्सप्लेन पेज को, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम का लिंक जानकारी लेके आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे एल नीनो का बात चल रहा है। एल नीनो क्या है? एक एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन है, जो कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में होता है। यहाँ पे कि पेरू एक पे साइड पेरू है, एक साइड ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर पेरू साइड वाटर गर्म हो गया, तो यहाँ पे रेनफॉल होगा, यहाँ ड्राइनेस होगा समर में। अगर यही समरनेस यहाँ पे अगर रेनफॉल हो रहा है और यहाँ ड्राइनेस हो रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन वेदर पे, उसको ध्यान रखते हुए बताया गया है। कैसे एल नीनो जो है इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, और इन जनरल इलेक्शन ईयर अगर 2024 इलेक्शन ईयर आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से इम्पैक्टेड होता है, फूड इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, तो कैसे इलेक्शंस को अफेक्ट कर सकता है, उस पे स्टडी किया है। अपने को इलेक्शन से जुड़ा हुआ पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इकोनॉमिक पार्ट अपने के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने को समझना है एल निनो का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट है, फूड लेवल्स पे इम्पैक्ट है, वाटर लेवल पे इम्पैक्ट है, इस कारण से इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये कुछ ग्राफ्स दिए हैं, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, और ये हल्का टेक्निकल ज्योग्राफी के टर्म में प्रीलिम्स में आ सकता है, सब जानकारी जो हाइलाइट की ये वाला मैंने, तो आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक रिस्क एटलीस्ट आपको पढ़ना है, भले ही पॉलिटिकल ना पढ़ो तो चलेगा। तो देखिए 4 एस्ट्रोनॉट 4 अलग-अलग कंट्री से आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचे फ्रॉम द स्पेसएक्स का जो व्हीकल था उसके थ्रू। तो नासा ने इस मिशन को लीड किया, और यूएस, डेनमार्क, जापान और रशिया के एक-एक एस्ट्रोनॉट स्पेसएक्स के थ्रू आईएसएस गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचे। ये 4 एस्ट्रोनॉट जो मार्स में गए थे वहाँ पे, उनको रिप्लेस करेंगे, अगले 6 महीना तक ये वहीं पे रहेंगे। ऐसे 6-6 महीना में नए-नए साइंटिस्ट को भेजा जाता है, ताकि सबको अपना समय मिले। फिर आईएसएस क्या है? आईएसएस के ऊपर जानकारी दिया गया है, ये आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट है समझना। बाकी सब स्किप भी कर दो चलेगा। तो दिस वाज़ इट। यूपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब एग्ज़ाम में रिलेवेंट था। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।